नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो रोज सुबह 7 बजे जो है वो हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज की हमने शुरुआत की गई थी तो इसमें सबसे बड़ा हमारे पास में जो कन्फ्यूजन था कि इसका टाइमिंग कब रखें। भाई टाइमिंग सुबह का रखें, दोपहर का रखें या शाम का रखें। ऑलमोस्ट सभी टीचर्स थे जो हमारे पास में पूरी टीम थी, उन्होंने ये बताया था कि इसका टाइमिंग जो है वो शाम को रखते हैं ताकि सारे लोग जो है वो आराम से फ्री होते हैं शाम के टाइम पे और आसानी से इसको देख सकें। लेकिन दोस्तों, मेरा इसमें स्ट्रिक्टली डिसीजन ये था कि मैं इसको सुबह 7 बजे रखूंगा। और वो सुबह 7 बजे रखने का पर्पज ये था कि दोस्तों किसी काम की शुरुआत इतने बुलंद तरीके से कर लो कि बाकी दिन जो हो वो बहुत अच्छे तरीके से जाए। ठीक है, तो उसी प्रिंसिपल पे मैंने काम किया कि क्यों ना हम 7 बजे जो है वो इसको रखते हैं ताकि अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड है, जिनको वाकई में सिलेक्शन लेना है, जो वाकई में अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस है, जिनको वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है, तो वो सुबह 7 बजे जो है वो हमारे पास में इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है वो पढ़ लें। अब 7 से 8 बजे तक ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। कुल मिला के हमारे पास में सुबह सुबह जो है वो हमने दिन का जो है वो सही यूटिलाइजेशन लिया। बाद में मान लीजिए किसी कारणवश हम जो हो बिजी हो गए या किसी कारणवश हम जो है वो बाकी टॉपिक नहीं कर पाए, तो कम से हमने सुबह सुबह जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने समय दिया ताकि हमारा पूरा दिन जो है वो अच्छा जाए। सुबह की शुरुआत अच्छी तो बाकी दिन जो है वो बहुत अच्छा। तो इसी थीम पे जो काम करो शुरुआत में इतना जबरदस्त करो ताकि बाकी सारा दिन जो हो बहुत अच्छे तरीके से चले। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉलर है, बैट्समैन चाहता है कि इस ओवर को मुझे बड़ा बनाना है, तो जस्ट वो पहली दूसरी बॉल पे जो है वो उसको छक्का चौका मार देता है, तो इतने में बॉलर का कॉन्फिडेंस लूज होता है। फिर बॉलर जो है वो बचने का प्रयास करता है और उसका बेनिफिट जो है वो बैट्समैन को मिलता है। ऐसे ही अगर 4 बॉल खाली निकल गई है तो सारा का सारा दबाव जो है वो किस पे आ जाता है, बैट्समैन पे। ठीक उसी तरीके से अगर हमने दिन की शुरुआत जो है बहुत अल्टीमेट कर दी तो बाकी दिन भी जो है वो अच्छा जाएगा। तो चलो इसी थीम पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा दोस्तों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आंसर की बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सबसे पहले तो ये स्लाइड सबसे अच्छी लगती है कि सब पहले बता देते हैं कि कौन कौन सी क्वेश्चन आएंगे और जो क्वेश्चन आए और मैंने जहां जहां पे इंपॉर्टेंट लिखा वो आप अभी नोट सेट में देख सकते हो। और मैं गारंटी ले रहा हूं आपको जो हो वो नोट सेट मेन एग्जाम में भी जो हो वो आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100% आपको जो हो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हमने इंपॉर्टेंट दिए। तो क्वेश्चन आंसर की बात करें तो दोस्तों इसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं बेसिकली इसके टाइप पे। ठीक है, काफी बार इमेज बेस पे क्वेश्चन दिया होता है कि ये क्या चीज होती है। जैसे अभी हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के टाइप पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास में इंटूसफिशिएंट आता है, देन वल्वोलस आता है, देन एडहेरेंस आता है। तो ये बहुत सारे जो है वो हमारे पास में टाइप आएंगे। उसकी इमेज देके जो है वो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। देन एक्सरे देके पूछा गया है, ठीक है ना, कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का जो हो एक्सरे किस तरीके से रहेगा वो पूछा गया। कई बार जो हो एग्जाम में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या हम कहें कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का जो हो वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है, ये एग्जाम में पूछा गया। और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए इसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कि क्लाइंट को एनपीओ क्यों रखेंगे, क्लाइंट को एनपीओ रख रहे हैं फिर भी एनजी ट्यूब डाल देते हैं। तो ये बड़ा सोच विचारिए जो है वो सब्जेक्ट है कि जब एनपीओ रखना है तो हम एनजी ट्यूब क्यों डाल रहे हैं। ठीक है, तो इन सब सवालों का जवाब 1 बाय 1 करके जो हम आगे लेंगे और आगे पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन इतना इजी है जिसका हम कह नहीं सकते। इंटेस्टाइनल, आपको पता है इंटेस्टाइन में क्या चीज आ गई, इंटेस्टाइन में आ गया हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने देखा होगा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने देखा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा, जैसे मैं ले लेता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का यहीं ले लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा होगा कि हमारे पास में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आ गया। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा होगा आराम से। थोड़ा और छोटा बना देते हैं ताकि आपको आसानी से सारी चीज जो है वो दिख जाए। और इधर ले लेते हैं, ये लो, ये हमारे पास में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है। शुरुआत करते हैं हम माउथ से। माउथ से लेके आ जाता है हमारे पास जो फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आ जाता है हमारे पास में इसोफेगस, इसोफेगस के बाद में आता है स्टोमक, स्टोमक से चालू हो जाते हैं हमारे पास में इंटेस्टाइन।
ठीक है। इंटेस्टाइन दो तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर से जो है वो 3 पार्ट होते हैं। ये हो गए हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन, लंबी होती है, डायमीटर इसका कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला। लंबाई के हिसाब से इसको स्मॉल नहीं बोला है, इसकी मोटाई के हिसाब से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला है। तो उसमें हमारे पास में डेडुनम आता है, जुजेनम आता है और इलियम आता है। ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में शुरू हो जाती है दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सीकम और एक होता है कोलन। ये जो पार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये आ गया हमारे पास में सीकम। बाकी जो भी बचा, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये बच गया हमारे पास में कोलन, ठीक है। तो ये 3 तरीके के कोलन होते हैं। ये ऊपर वाला असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन, ये एस के आकार का था, इसको सिग्मोइड कोलन, और लास्ट में बच गया हमारे पास में रेक्टम। तो यहां पे करना ये चाह रहा हूं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, कहां पे, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज आ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब इंटेस्टाइनल में जो है ब्लॉक आ गया है तो आपको पता ही क्या होगा, खाना आगे नहीं जा पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा तो आपको पता है कि सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, ये सब चीजें जो है वो अफेक्टेड होगी। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो देखो, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज द ब्लॉकेज दैट prevent the normal movement of content throughout the intestinal tract, that is called small and large intestine, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ब्लॉकेज होता है जिसकी वजह से खाना आगे नहीं जा पाता है, प्रिवेंट हो जाता है, नॉर्मल मूवमेंट हमारे पास में रुक जाता है, और वो कहां प्रेजेंट होता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में। कहने का मतलब है कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी वजह से जो है ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नॉर्मल मूवमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। इसको हम कहते हैं दोस्तों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। टाइप की अगर हम बात करें तो टाइप जो है वो लोकेशन के आधार पे इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सा, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इसको हम बोलेंगे दोस्तों स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज होगा उसको हम बोलेंगे लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, SBO, LBO। ये 2 तरीके से जो है इसका टाइप है। देन उसके बाद में जो है वो हमारे पास में बेस्ड ऑन नेचर, ये जो है वो क्लासिफिकेशन ही आ रहा है, टाइप है। पहला टाइप किया गया बेस्ड ऑन लोकेशन के आधार पे। 3 तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला आ गया हमारे पास में बेस्ड ऑन लोकेशन। लोकेशन के आधार पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को 2 कैटेगरी में, स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इतना बोल दो, ठीक है। या स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन बोल दो या लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन बोल दो। 2 कैटेगरी में जो है इसको डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के आधार पे। अब आती है हमारे पास में नेचर के आधार पे। तो नेचर के आधार पे यानी कि ब्लॉक किस तरीके से हुआ, तो नेचर के आधार पे इसको फिर 2 कैटेगरी में कौन कौन सी, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कैसे, यानी कि यो समझो ये हमारे पास में इंटेस्टाइन है, इसके अंदर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब इसके अंदर कोई मैकेनिकली प्रॉब्लम आ रही है। मैकेनिकली प्रॉब्लम इन द सेंस फिजिकली ब्लॉक हो रहा है, जैसे एडेंस हो गया, हर्निया हो गया, कोई ट्यूमर हो गया या वल्वोलस आ गया, ये सारी चीजें हमारे पास में फिजिकल ब्लॉकेज है, राइट। तो ये हो गई हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फिजिकल ब्लॉकेज, दैट इज एडहेंस हर्निया। और फंक्शनल ब्लॉकेज में क्या होगा दोस्तों, पैरालाइटिक इलियस, यानी कि नर्वों में प्रॉब्लम आ गई। अब यहां पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाने के लिए नर्व चीज प्रेजेंट होती है। आपको पता है ये इंटेस्टाइन है, तो नॉर्मली फिजिकली मतलब नर्व इसको इंपल्स दे रही है कि आप कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करो, लेकिन आगे कोई ट्यूमर है या आगे जो है वो इंटेस्टाइनल ट्विस्ट हो चुकी है या इंटेस्टाइनल और किसी तरीके से चिपक चुकी है, तो आगे खाना नहीं जा पाएगा। तो ये तो हो गया मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। सेकंड, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा दोस्तों, इंटेस्टाइन बिल्कुल ओके है, लेकिन इसको जो इंफॉर्मेशन देने वाली जो है नर्व है वो डैमेज हो चुकी है। अब वो डैमेज हो चुकी है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होगा। पाइप एकदम ठीक है, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाने के लिए जो है वो कोई करंट जो है वो नहीं है। तो ये होगा हमारे पास में फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हम पैरालाइटिक इलियस के नाम से जानते हैं। इसमें फिजिकली डैमेज नहीं होता। ये होता हमारे पास में बेस्ड ऑन नेचर के आधार पे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन नेचर के आधार पे 2 हो गया, फंक्शनल और मैकेनिकल, और लोकेशन के आधार पे हो गया स्मॉल बाउल एंड लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर। अब आ जाते हैं हमारे पास में कोजेज। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं, क्या क्या कोजेज हो सकते हैं। तो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या कोजेज हो सकते हैं और लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में जो हो वो क्या क्या कोजेज हो सकते हैं। सबसे पहला कोजेज आ जाएगा एडेशंस। एडेशंस यानी कि चिपक जाना, आपस में दोनों लेयर जो है वो चिपक जाती है, और ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है एंड पोस्ट सर्जरी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड आ जाता है हर्निया।
हर्निया क्या होता है दोस्तों? हर्निया का एक सिंपल मीनिंग है, ठीक है, हर्निया का है प्रोट्रूजन या हम कहें डिसलोकेशन ऑफ ऑर्गन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन। या तो किसी ऑर्गन का प्रोट्रूजन हो जाता है, उस अंग से बाहर निकल जाना, या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? हर्निया कहेंगे, ठीक है। तो हर्निया की वजह से भी जो है वो हमारे पास में स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। थर्ड वन, ट्यूमर। इंटेस्टाइन के अंदर कोई ट्यूमर आ गया, भाई ये कोई ल्यूमन है और इसके अंदर इतना बड़ा ट्यूमर आ गया है, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉकेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंटूसफेशन। इंटूसफेशन क्या होता है दोस्तों? एक चीज दूसरे के अंदर धंस जाती है। अभी सारी चीज दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, इमेज के द्वारा। इंटूसफेशन क्या होता है दोस्तों? एक, जैसे ये इंटेस्टाइन है, ये ऐसा ल्यूमन है, बिल्कुल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये एक दूसरे के अंदर धंस जाएगी, इसको हम बोलते हैं इंटूसफेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में नॉर्मल इंटेस्टाइन है, क्या है ये हमारे पास में नॉर्मल इंटेस्टाइन है। इंटूसफेशन में क्या होगा? ये इसके अंदर जो है वो धंस जाएगी। इस तरीके से जो हमें देखने को मिलेगा, ये हो गया हमारे पास में इंटूसफेशन। नेक्स्ट आ गया दोस्तों वल्वोलस। वल्वोलस क्या होता है दोस्तों? ट्विस्टिंग होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली मैं कहूं, ये जैसे मेरे पास में वायर है, ठीक है, ये मेरे पास में वायर है, देख रहे होंगे, ये नॉर्मली वायर है, लेकिन इसमें ट्विस्टिंग हो जाए, इस तरीके से ट्विस्टिंग हो जाए, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में इंटेस्टाइनल में जो है वो ट्विस्टिंग हो जाए, इसको हम बोलते हैं दोस्तों वल्वोलस। टेंशन मत लो, अभी सारी इमेज के द्वारा जो है वो देखेंगे। देखो ये हो गया हमारे पास में कोजेज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। पहला था एडिहेंस। एडिहेंस में आप देख सकते हो ये जो है वो चिपक जाती है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये हमारे पास में जो है वो एडिहेंस देखने को मिलेगा। ये देखो यहां चिपक गई, यहां चिपक गई, ये आपस में चिपक गई, इस तरीके से जो है दोनों ल्यूमन आपस में जो है वो क्लोजली चिपक जाते हैं, इसको बोलते हैं एडिहेंस। सेकेंड आ गया हमारे पास में हर्निया। हर्निया आपको बताइए, ठीक है, इंटरनल कोई प्रेशर हुआ जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हट गया, दैट इज कॉल्ड हर्निया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ट्यूमर। ट्यूमर ऑलरेडी मैंने यहां पे आपको बता दिया। इंटूसफेशन। इंटूसफेशन मतलब एक दूसरे के अंदर जो है वो धंस जाती है। ये देखो, ये हमारे पास में इंटेस्टाइन है और ये एक दूसरे के अंदर जो है वो फंस गई है। ये देखो, ये हमारे पास में इंटेस्टाइन दिख रही है, आराम से दिख रही होगी। इसका अगर आप सेक्शन काट के देखो तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये देखो, इस तरीके से यूं करके यूं, और ये यूं करके यूं। और अलग से इमेज ले लेते हैं, ये देखो, ये हो गया इंटूसफेशन, ठीक है, ये आ गया। अब तो ये देखो इसके अंदर यूं फंस जाती है, इसको हम बोलते हैं इंटूसफेशन। एग्जाम में काफी बार जो है वो इमेज बेस के द्वारा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इंटूसफेशन का भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। नेक्स्ट वल्वोलस। वल्वोलस में मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? ट्विस्टिंग हो जाती है, ठीक है, ट्विस्ट हो जाता है। ये देखो, ये हमारे पास में जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है, ऐसे 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 जा रही है, नॉर्मल है, यहां पे ये ट्विस्ट हो चुकी है, गांठ बन चुकी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों वल्वोलस। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम ले लेते हैं लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में भी वही सेम चीज होती है, इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों डाइवर्टिकुलट, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है, क्रॉन्स डिजीज या क्रॉन्स डिजीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बताया था, उसमें मैंने कोलोरेक्टल कैंसर बताया था। बहुत अच्छे तरीके से बुलेट सीरीज में ये क्लास ली हुई है, ठीक है। तो कोलोरेक्टल कैंसर हो जाएगा, ये ट्यूमर। इंटेस्टाइन स्मॉल में जो है वो वहां होता है, उस बेसिकली ट्यूमर बोल देते हैं, यहां पे जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर बोलता है। नेक्स्ट डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्टिकुलाइटिस क्या होता है दोस्तों? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे ये हमारे पास में जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डाइवर्टिकुला। और इसमें जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाए, उसको हम बोलेंगे डाइवर्टिकुलाइटिस। क्लियर है? तो डाइवर्टिकुला बोलो या डाइवर्टिकुलाइटिस बोलो, ये चीज आपको बता है। डाइवर्टिकुला मतलब जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन गई। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में नॉर्मल इंटेस्टाइन है, इसी नॉर्मल इंटेस्टाइन में ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्टिकुला। और डाइवर्टिकुला में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे डाइवर्टिकुलाइटिस। क्लियर? देन वल्वोलस, जो कि ऑलरेडी जो हो मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली स्पेशली जो हो सिग्मोइड कॉलन में देखने को मिलता है, ठीक है। फिकल इंपैक्टेशन, ठीक है, यानी कि जो फिकल मटेरियल है वो इंपैक्ट हो जाएगा, वो वहीं पे जो है वो फंस जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब इन द सेंस, स्ट्रक्चर मतलब कि वो जो हमारे पास में जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज या रेडिएशन की वजह से जो हो बिल्कुल कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा, चिपक जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन कैसे? जैसे पोस्ट ऑपरेटिव इलियस है, जो कि सबसे ज्यादा जो हो देखने को मिलेगा सर्जरी के बाद में, पाइलोरेटिक इलियस के नाम से आपने सुना होगा, और मेन कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि सर्जरी का मेन कॉम्प्लिकेशन होता है तो हमारे पास में पाइलोरस इलियस, ठीक है,
पाइलोरस इलियस जो है वो देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा मेन कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ऑफ कोर्स हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, ड्रग्स, ओपियोइड ड्रग्स एंड सेप्सिस, इसकी वजह से जो है वो हमारे पास में ओपियोइड ड्रग्स लेंगे। ओपियोइड ड्रग्स क्या होता है दोस्तों, पेरिस्टेटिक मोमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है ओपियोइड ड्रग्स से, तो ये भी होता है। सेप्सिस यानी कहीं ना कहीं जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब बात आती है हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी एकदम इसकी सिंपल है, सीधी सीधी बात है। आपको क्या होगा, कहीं पे भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो ऑब्स्ट्रक्शन के होने से क्या होगा, कोई भी इंटेस्टाइन है, चाहे वो स्मॉल ले लो चाहे वो लार्ज ले लो, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन हुआ उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास में जो कंटेंट था, ठीक है, जो भी हमारे पास में कंटेंट था, चाहे वो खाना था या कोई भी चीज थी, वो आगे पास आउट नहीं होगी, वो वहां पे एक्युमुलेशन हो जाएगा। एक्युमुलेशन हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, बाउल डिस्टेंशन हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन, तो खाना पीना जो है वो बाहर नहीं जा पाएगा, आउटगोइंग नहीं होगी, सारी इनकमिंग हो जाएगी, उससे पेट जो है वो फूल जाएगा और इंट्राल्यूमन प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो आगे डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं होगा, एब्जॉर्वेशन जो है वो नहीं होगा, और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहां पे जो है वो इस्कीमिया, परफोरेशन, गैस एक्युमुलेशन, ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो वन बाय वन करके लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑब्स्ट्रक्शन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, गैस एंड फ्लूइड। ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्युमुलेशन हो जाएगा, किसका, गैस का, और जो भी फीकल कंटेंट है, ठीक है, फूड का, उसका एक्युमुलेशन हो जाएगा। उससे क्या होगा, कोजेज बाउल डिस्टेंशन, बाउल डिस्टेंशन होगा, आते जो है वो फैलने लग जाएगी, एंड इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज एब्जॉर्वेशन एंड इंक्रीज सिक्रेशंस अकर। ठीक है, एब्जॉर्वेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और इंक्रीज सिक्रेशंस अकर। सिक्रेशंस कौन से, जो इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस वगैरह जो है वो इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से वो क्या लीड करेंगे दोस्तों, इस्कीमिया, परफोरेशन, सेप्सिस एंड स्ट्रोक की कंडीशन क्रिएट कर देंगे अगर सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया है तो। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स आपको पता ही है, जनरल सिम्टम्स क्या होंगे दोस्तों, हम अलग अलग लेंगे। जनरल सिम्टम्स एंड एग्जामिनेशन सिम्टम्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले पहला सिम्टम्स आएगा दोस्तों, एब्डोमिनल पेन आपको जो है वो देखने को मिलेगा, और पेन भी कैसा मिलेगा दोस्तों, चोकली इन मैकेनिकल बट डल इन पैरालिटिक। खास तौर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरालिटिक जो है वो हमारे पास में, उसमें जो है वो डल पेन होगा। क्यों, क्योंकि नर्व इंपल्स तो जा ही नहीं रहे। जब नर्व इंपल्स जा नहीं रहे तो पेन जो है वो उतना, पेन प्रेजेंट तो रहता है लेकिन उसका आभास उतना अच्छा जो है वो नहीं होगा। तो ये पैरालिटिक इलियस में जो है, या पैरालिटिक जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में हमारे पास में पेन जो है वो कम होगा, और मैकेनिकल में जो है बहुत चोकली या बहुत तीखा जो है वो पेन होगा। सेकेंड, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये तो जो है वो देखने को ही मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो देखने को ही मिलेगा। एंड वोमिटिंग, वोमिटिंग दोस्तों अर्ली इन एसबीओ, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में जो है वो अर्ली देखने को मिलेगी, और लेट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में जो लॉन्ग जो है लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में जो है हमें लेट देखने को मिलेगी। ये क्यों मिलेगा, लॉजिकली बताओ। ठीक है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि लेट क्यों मिलेगी। तो दोस्तों आप इसको यूं समझो कि अगर स्मॉल बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो जैसे मान लो जेजुनम में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ठीक है, तो खाना इतना सा भरा और हमें पता चल गया, तो उससे वोमिटिंग जो है वो जल्दी आना चालू हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास में सिग्मोइड कोलन में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो खाना वहां तक जाएगा, फिर वहां तक पूरी इंटेस्टाइन भरेगी, और बाद में जो है वो वोमिटिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन एंड ऑब्जर्वेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड ऑब्स्टिपेशन, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। यानी कि कंप्लीट जो कॉन्स्टिपेशन तो हो गया हमारे पास में, डिक्रीज जो है वो लूज स्टूल, और ऑब्स्टिपेशन हो गया कंप्लीट फिजिकली जो है वो उसको बंद कर दिया, यानी कि गैस भी ना पास हो। ठीक है, गैस या स्टूल कुछ भी पास जो है वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अब बात आती है कि एग्जामिनेशन पे हमें क्या क्या चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। ये तो जनरल सिम्टम्स है। अब एग्जामिनेशन में क्या होगा दोस्तों,
पहली चीज हाइपर एक्टिव बाउल साउंड अर्ली स्टेज, ये दोनों एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं कि बाउल साउंड कैसे देखने को मिलेगा। तो अगर अर्ली स्टेज है उसमें हाइपर एक्टिव बाउल साउंड देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलता है हमारे पास में डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से। क्यों? क्योंकि जैसे बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है तो हमारी बॉडी कहती है कि खाना आगे नहीं जा रहा है, तो फिर वो और ज्यादा जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगा, इसकी वजह से हाइपर एक्टिव बाउल साउंड जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एब्सेंट बाउल वुंड, ठीक है, बाउल साउंड। एब्सेंट बाउल साउंड कब मिलेगी? लेट पैरालिटिक इलियस में जो है बाउल साउंड देखने को नहीं मिलेगी। एंड टेंडरनेस एंड साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस, अगर परफॉर्म हो चुका है या हम कहें कि वहां पे पस फॉर्मेशन हो चुका है तो उसके बाद जो है वो टेंडरनेस और पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे? तो इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली तो जो है वो एक्सरे के द्वारा जो है वो दिख जाता है, या एक्सरे में कई बार जो है वो एग्जाम में ये एक्सरे भी देके जो है वो पूछा गया है कि ये जो है वो किस टाइप का एक्सरे है या इससे हमें किस डिजीज का जो है वो फाइंड आउट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास में नॉर्मल बाउल है, यहां पे जो है वो ये बाउल जो है वो डायलेटेड है, बहुत ज्यादा जो है फैल चुकी है। अब बाउल कब ज्यादा फैलेगी? मान के चलिए कोई पाइप है, इस पाइप को मैं यहां से बंद कर दूं और यहां पे प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो ये पाइप जो है वो फैल जाएगा। तो यहां पे देखिए बाउल जो है वो डायलेटेड है, ठीक है, तो ये एक्सरे में जो है वो आसानी से दिख जाता है। लेकिन अगर आपको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट पूछे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का तो वो हमारे पास में सीटी स्कैन जाता है, ध्यान रखना, अभी आ जाएगा। एक्सरे एब्डोमेन जो है वो हम कराते हैं एक्सरे एब्डोमेन सुपाइन में एंड इरेक्ट पोजीशन में करवाते हैं, ठीक है, सीधा लेटा देंगे और इरेक्ट आपको पता है बिल्कुल पेट को जो है वो फैला के जो है वो करवाएंगे। तो एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट एंड सुपाइन पोजीशन में करवाते हैं। एंड डायलेटेड बाउल लूप, ठीक है ना, जो हमारे पास में बाउल लूप है, इंटेस्टाइनल लूप है, वो डायलेटेड होगी, जो कि यहां पे आप देख सकते हो। एंड एयर फ्लूइड लेवल, ठीक है, अब इसमें जो है फ्लूइड और एयर जो है वो भरा हुआ होगा। एंड नो गैस इन रेक्टम, रेक्टम में किसी प्रकार की कोई गैस नहीं आएगी। हम अगर पूछेंगे कि गैस पास हो रही है तो बंदा कह देगा कि नहीं, कोई गैस पास जो है वो नहीं हो रही है। सीटी स्कैन एब्डोमेन करवाएंगे तो हम सीटी स्कैन करवाते हैं और वो हमारे पास में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है फॉर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। तो ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ सीटी स्कैन दैट इज कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, वो होता है हमारे पास में सीटी स्कैन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में आइडेंटिफाई लेवल कोजेज एंड कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, लेवल और कोजेज और कॉम्प्लिकेशन को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट करवाएंगे। तो ब्लड टेस्ट हम कौन कौन से करवाएंगे दोस्तों? सीबीसी करवाएंगे, तो हमें पता है कि डब्ल्यूबीसी जो है वो इंक्रीज मिलेगी, क्यों? ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से डब्ल्यूबीसी जो है वो इंक्रीज मिलेगी। एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या मिलेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास में एब्जॉर्वेशन एंड मेटाबॉलिज्म जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो इम्बैलेंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलेगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड डिहाइड्रेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और सीरम लैक्टिलेट देखने को मिलेगा, जो कि साइन ऑफ इस्चीमिया का है, क्योंकि वहां पे आगे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम दो तरीके से जो है वो कैटेगराइज करेंगे, एक इनिशियल जिसको हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं, और दूसरा हमारा बाद में आता है दोस्तों सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इनिशियल मैनेजमेंट, जिसको हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। कंजर्वेटिव इन द सेंस कि जो हमें करना ही करना फॉलो है, ठीक है। तो पहली चीज आती है एनपीओ रखेंगे, पेशेंट को जो है वो नील पर ओएस या नील पर ओरली जो है वो रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि अगर आप उसको और खाना दोगे, अब खाना बाहर निकलने के लिए तो कोई जो है वो प्लेस ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो खाना इकट्ठा रहेगा और आगे और ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए क्लाइंट को जो है वो एनपीओ रखा जाता है, ठीक है। कीप पेशेंट फास्टिंग, पेशेंट को जो है एनपीओ रखेंगे। नेक्स्ट एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो डाल देंगे। अब देखो यहाँ पे वही सवाल जो मैंने शुरू में किया था कि जब पेशेंट को एनपीओ रख रहे हैं तो एनजी ट्यूब क्यों डाल दे, जब खाना ही नहीं दे रहे तो एनजी ट्यूब क्यों डालते? बिल्कुल दोस्तों, वो जो प्रेशर हमारे पास में है, मान लीजिए डुडेनम है, जेजुनम में ही मान लो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जो डिकम्प्रेशन के लिए देते हैं, प्रेशर को जो है वो रिलीज करने के लिए हम जो है वो एनजी ट्यूब डालते हैं। क्लाइंट को एनपीओ रखेंगे और एनजी ट्यूब जो है वो डाल देंगे। नेक्स्ट आईवी फ्लूइड, क्लाइंट को जो है वो डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन के लिए जो है वो आईवी फ्लूइड
दी जाता है। एंटीबायोटिक दी जाएगी क्योंकि पस फॉर्मेशन हो चुका है, परफोरेशन हो चुका है, तो उसकी वजह से जो है अगर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन सस्पेक्ट लग रहा है तो हम एंटीबायोटिक देंगे। एंड मॉनिटर करेंगे किस चीज को, वाइटल साइन, एब्डोमिनल ग्रोथ एंड यूरिन आउटपुट, इन तीनों चीजों को जो है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे। ये था हमारे पास में इनिशियली मैनेजमेंट, जिसको मैंने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बोला है। अब अगर ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बाद में हम चलते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। जब तक सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता है तब तक हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे ही क्लाइंट को जो है वो रखते हैं, ठीक है। और इसकी क्या इंडिकेशन है, सर्जिकल मैनेजमेंट की क्या इंडिकेशन है, यानी कि पहली इंडिकेशन है कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, पूरा ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, यानी कि आगे खाने की एक बूंद जो है वो नहीं जाती, पूरी अच्छी तरीके से ब्लॉकेज हो गया तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाएंगे। नेक्स्ट, नो इंप्रूवमेंट विथ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए ये सारी चीजें दे दी, फिर भी जो है वो क्लाइंट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाएंगे। और तीसरा बड़ा रीजन होता है सस्पेक्टेड परफोरेशन, ठीक है, वहां पे इन्फेक्शन हो चुका है, देन वो पूरा परफोरेशन हो चुका, पूरे वहां पे जो है वो घाव मवाद वगैरह बन चुके हैं, तो इस कंडीशन में हम जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में, या हम कहें कि कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से इंप्रूवमेंट हुआ उसमें, या परफोरेशन की कंडीशन में हम जो है वो क्या करेंगे दोस्तों, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। इसमें हम क्या क्या प्रोसीजर कर सकते हैं, इसमें हम प्रोसीजर करेंगे, पहली चीज एडिशनोलाइसिस, यानी कि जो एडिशन हो रहा था उसमें लाइसिस करेंगे, यानी कि जो चिपक गई थी उसको जो है वो हम हटा देंगे। नेक्स्ट, रिसेक्शन ऑफ बाउल, जहां कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको कट कर देंगे और आपस में जो है वो जोड़ देंगे। और लास्ट, कोलेस्टोमी या इलियोस्टोमी करेंगे अगर हमारे पास में जो है वो जरूरत रही। अगर लास्ट में ही कोई जो है वो कैंसर वाली जगह रही, या मान लीजिए कि बहुत ज्यादा लार्ज में इंटेस्टाइन में जो है ऑब्स्ट्रक्शन है, तो फिर हम कोलेस्टोमी कर देते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करके लेते हैं। पहले हम ले लेंगे दोस्तों एडिशनोलाइसिस। एडिशनोलाइसिस में हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे वहां पे जो है वो चिपक गई थी, ठीक है, तो उसमें हम इसको कट करके जो है वो इंप्रूव कर देंगे। यहां पे देखिए, ये यहां पे जो चिपका हुआ था, तो इसमें रिलीज इंटेस्टाइनल एडिशन, इसमें हम ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो रिलीव कर देंगे, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रिसेक्शन ऑफ बाउल। रिसेक्शन ऑफ बाउल में हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे जहां कहीं भी, जैसे ये पूरी बाउल है, ठीक है, और यहां पे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इस बाउल को यहां तक काट के जो है, और यहां तक काट के इसको निकाल दिया जाता है, और इन दोनों को जो है वो आपस में अटैच कर दिया जाता है। ये लो, यहां पे अटैच कर दिया, इसको हम बोलते हैं रिसेक्शन ऑफ बाउल। और अगर मान के चलिए जरूरत पड़ी तो हम कोलेस्टोमी या इलियोस्टोमी करते हैं। कोलेस्टोमी और इलियोस्टोमी ऑलरेडी जो है वो मैंने आपको पढ़ा रखा है, बता रखा है कि मान लीजिए कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ गई जिससे आगे का पाथवे जो है प्रॉपर नहीं बना सकते, तो उसमें कर सकते हैं। जहां जहां की लोकेशन होती है उसी हिसाब से कोलेस्टोमी का टाइप है। जैसे ये यहां पे लूप पे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको लूप सिग्मोइड कोलेस्टोमी बोलते हैं, इसको लूप ट्रांसफर बोलते हैं क्योंकि ये ट्रांसफर कॉलम में किया गया है। ये हमारे पास में एंड डिसेंडिंग में किया गया है, ये एंड सिग्मोइड में किया गया है। ये कोलेस्टोमी बेग है जो आपको ऑलरेडी कोलेस्टोमी में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। लास्ट आ जाती है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो दोस्तों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की जो है वो हमारे पास में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, देखो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है तो बाउल जो है वो इस्चीमिया हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसके पास में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी होती है, तो वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे पेरिटोनाइटिस, ठीक है। सेप्सिस की कंडीशन हो जाएगी, सेप्टिक शॉक हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो फिर लास्ट में क्लाइंट की जो है वो डेथ भी हो जाएगी क्योंकि खाना आगे जो है वो जा ही नहीं रहा है। तो बाउल इस्चीमिया या नेक्रोसिस हो जाएगा, एंड परफोरेशन एंड पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगा, सेप्सिस और सेप्टिक शॉक हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, और डेथ अगर प्रॉपर्ली जो है वो ट्रीट नहीं किया गया है तो, ठीक है। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे दोस्तों, मॉनिटर वाइटल साइन करेंगे, असेस बाउल साउंड देखेंगे, ठीक है, एंड मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हम देखेंगे, एंड प्रोवाइड कंफर्ट एंड हाइजीन देखेंगे, एंड प्रिपेयर पेशेंट फॉर सर्जरी। अगर सर्जरी की जरूरत रही तो पेशेंट को जो है वो प्रिपेयर करेंगे, एंड एजुकेट पेशेंट ऑन डाइट एंड प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन और डाइट के रिगार्डिंग जो है वो उस क्लाइंट को जो है वो एजुकेट करेंगे। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो हमारे पास में फिनिश होती है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बहुत पहले मैंने आपको इसमें बता दिया था कि इसमें क्वेश्चन जो है वो इसके टाइप पे आते हैं, इमेज बेस पे आते हैं, बहुत क्वेश्चन जो है इसके इमेज बेस पे। इवन हम कहें वल्वोलस काफी बार एग्जाम में पूछा गया है,
इनटू सफिशिएंट इमेज देके जो है वो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, और जो जो चीज हमने इंपॉर्टेंट दी वो आपने एग्जाम में नोट सेट के अंदर देख भी लिया होगा। ठीक है, हाथ पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वही चीज है, हमारा रिजल्ट ही जो है वो हमारी चीजें बता देता है कि कौन कौन से क्वेश्चन कहां कहां से जो है वो आए हुए हैं। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, टाइप से क्वेश्चन आते हैं, देन इसकी सर्जरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, क्यों तो हम एनपीओ रखते हैं, क्यों हम जो है वो एनजी ट्यूब डालते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज ही क्लास जो है वो फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास कैसे लगी उसके बारे में, या फिर नया टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगता है, सब्जेक्ट कोई सा भी होगा नो प्रॉब्लम, हम उसको बहुत इजी तरीके से जो होगा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।